आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन के लिए किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन को समझा जाए तो जब एक कंपनी अपना सारे का सारा बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को सेल कर देती है, इसे हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन। मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का सारा बिजनेस एब्जॉर्ब कर लिया या परचेज कर लिया। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंपनी है जिंक कंपनी, जो कि किताबों की बाइंडिंग करती है, और दूसरी जो कंपनी है वो हमारे पास आती है टिंग कंपनी, जो कि प्रिंटिंग का काम करती है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये जो टिंग कंपनी है वो चाहती है कि वो प्रिंटिंग भी कर ले और साथ ही साथ बाइंडिंग भी करे, और जिंक कंपनी जो है वो चाहती है कि वो अपने बिजनेस को खत्म कर दे, अपनी कंपनी को सेल कर दे। अब यहाँ पर जो टिंग कंपनी है वो चाहती है कि वो जिंक कंपनी को खरीद ले। तो यहाँ जब जिंक कंपनी को टिंग कंपनी एक्वायर कर लेगी तो इसका मतलब है कि टिंग कंपनी ने जिंक कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब बात आती है कि अगर टिंग कंपनी जिंक कंपनी को एक्वायर करेगी तो वो क्यों करेगी, या जिंक कंपनी अपनी कंपनी क्यों सेल करेगी किसी दूसरी कंपनी को। तो यहाँ पे जब जिंक कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी वो तब अपनी कंपनी को सेल कर सकती है, या फिर जब वो इतनी काबिल नहीं होगी कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सके, उस वक्त क्या करेगी, वो अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के हाथों बेच देगी। इसके अलावा भी फर्दर बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं, लेकिन टॉप ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से करके कंपनीज एब्जॉर्प्शन को अप्लाई करती हैं। अब यहाँ पे अगर किसी कंपनी की सेल एंड परचेज होगी, तो जिस तरह से नॉर्मली हम कंपनीज में चीज़ों की सेल और परचेज से रिलेटेड अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हम जिंक कंपनी को क्लोज करने के लिए और टिंग कंपनी को ओपन करने के लिए अकाउंटिंग को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है इनकी परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर दोनों कंपनीज एग्री हो जाती हैं कि वो सेल और परचेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगी। जैसे कि लेट्स सपोज जिंक कंपनी की जो परचेज कंसिडरेशन टिंग कंपनी ने पे करनी है वो है ₹1 मिलियन की। मतलब इस 1 लाख रुपए में जिंक कंपनी अपनी कंपनी को बेच रही है। तो ये परचेज कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के दरमियान सेटिस्फाई होनी चाहिए, इनके दरमियान एग्रीमेंट में एग्रीड होनी चाहिए ताकि अकाउंटिंग इजीली परफॉर्म हो सके। उसके बाद जैसे कि कोई भी चीज परचेज करें, सेल करें, या कुछ भी अकाउंटिंग या किसी कंपनी में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो, तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री को पास करते हैं। जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस को रन करते हैं। अब यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो एक्वायरर और एक्वायर्ड दोनों कंपनी के लिए अलग अलग होंगी। अब यहाँ पर जिस तरह जो टिंग कंपनी है वो दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो ये जो टिंग कंपनी होगी ये कंपनी होगी एक्वायरर जो कि खरीद रही है, और दूसरी जो कंपनी होगी जिसको खरीदा जाएगा उस कंपनी को हम कहेंगे कि ये एक्वायर्ड कंपनी है, इसको खरीद लिया गया है। तो दोनों कंपनी जिंक और टिंग कंपनी में अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास होंगी, क्योंकि एक कंपनी परचेजिंग कंपनी है और दूसरी कंपनी सेलिंग कंपनी है। अब देखते हैं कि एक्वायरर की बुक में क्या एंट्रीज पास होंगी और एक्वायर्ड कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज पास होंगी। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग परफॉर्म की जाएगी एब्जॉर्प्शन के लिए। क्वेश्चन दिया गया है अली ट्रेडर्स एंड अहमद ट्रेडर्स का, और साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट है वो दी गई है कि गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बोथ कंपनीज। दोनों कंपनीज की बुक्स में जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करें। अब यहाँ पर अली ट्रेडर्स और अहमद ट्रेडर्स का डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अली ट्रेडर इज absorbed by Ahmed Traders on 1st January 2019, on which date and balance sheet of Ali Traders was summarized as follows। यहाँ पर ये बैलेंस शीट दी गई है अली ट्रेडर्स की, जो कि 1 जनवरी 2019 की है।
लाइबिलिटीज दी गई हैं जिसमें शेयर कैपिटल फुली पेड शेयर ऑफ ₹10 दिया गया है, 10% डिबेंचर्स दिए गए हैं, जनरल रिजर्व दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है और एक लाइबिलिटी दी गई है जो कि क्रेडिटर्स की है। बाकी सारी जो आइटम्स हैं वो शेयर कैपिटल से बिलोंग करती हैं। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर एसेट्स मेंशन है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डिबेंचर्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और यहाँ पे नेट डिबेंचर्स शो किए गए हैं। साथ ही साथ कैश दिया गया है। इसमें जो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट है वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा के लिए रहते हैं और करंट एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी के पास 1 साल से कम के लिए रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें कहा गया है द कंसिडरेशन पेएबल टू अली ट्रेडर्स लिमिटेड वाज, जो कंसिडरेशन पेएबल है अली ट्रेडर्स को वो कुछ इस तरह से है कि कैश पेमेंट एट ₹110 फॉर एवरी डिबेंचर इन अली लिमिटेड। जो कैश पेमेंट है वो 110 रुपए की जाएगी हर डिबेंचर के अगेंस्ट जो कि अली लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं। साथ ही साथ अगली जो इंफॉर्मेशन है वो है एन एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स इन अहमद ट्रेडर्स फॉर ₹5 ईच फॉर एवरी शेयर इन अली ट्रेडर्स। एक्सचेंज किए जाएंगे 3 शेयर अली ट्रेडर्स में ऑफ 5 ईच जो कि ₹5 का एक शेयर है, जबकि कोटेड इन मार्केट एट 6 ईच। मार्केट में जो प्राइस कोट की है वो है ₹6 ईच फॉर एवरी शेयर्स इन अली ट्रेडर, हर शेयर के लिए जो कि अली ट्रेडर्स में दिया गया है। साथ ही साथ अ फर्दर कैश पेमेंट एट ₹3 फॉर ईच शेयर इन अली ट्रेडर्स। कैश पेमेंट शेयर्स में भी की जाएगी जो कि ₹3 एक शेयर के बराबर दिए जाएंगे। साथ ही लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय अहमद ट्रेडर्स, जो लिक्विडेशन का एक्सपेंस है वो अहमद ट्रेडर्स ने पे करना है। यहाँ पर रिक्वायर है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है दोनों कंपनीज के लिए। तो ये फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर लिया है अली ट्रेडर्स जो कि एक्वायर्ड कंपनी है जिसको एक्वायर कर लिया गया है। पहले हम उसके लिए जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। यहाँ की जर्नल एंट्रीज और अमेलगमेशन की जर्नल एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है। अब कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि अमेलगमेशन में हम सबसे पहले क्या करते थे कि एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करते थे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एसेट्स को क्लोज करने के लिए सारे एसेट्स को देख लेंगे जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और उसकी प्रोविजन एडजस्टेड जो डेटर्स हैं वो लेने हैं। साथ ही साथ कैश, इन तमाम को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है और एसेट्स को हमने क्रेडिट कर देना है क्योंकि ये एसेट्स अली ट्रेडर्स से खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ से इन एसेट्स को जब खत्म करेंगे तो जब एसेट्स खत्म होते हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। इसके बदले में क्या करेंगे कि हम जिस तरह अमेलगमेशन में करते थे कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते थे, हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना है। और किस अमाउंट से करना है, उसमें ये तमाम जो एसेट्स हैं इनका टोटल कर लेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को 2.159 मिलियन रुपीस से डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जिस तरह कि हम जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कंपनी तब बनाती है जब उसने अपनी कुछ चीज़ों को ख़त्म करना होता है। जब कंपनी डिसॉल्व होती है, जब कंपनी ख़त्म होती है तो तब वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू अपने तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लोज करती है। अब यहाँ पे एंट्री पास करने के बाद हमने क्या करना है कि नरेशन लिख देनी है जिसमें लिखना है कि बीइंग डिफरेंट एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हमने इस एंट्री को कंप्लीट कर लिया। सेकेंड जो एंट्री हम करेंगे, जिस तरह से अभी एसेट्स को क्लोज किया है इसी तरह से लायबिलिटीज को भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे अब जो दूसरी एंट्री होगी उसमें लायबिलिटी को क्लोज करेंगे और लायबिलिटी को अगर देखें तो एक क्रेडिटर्स और दूसरी प्रोविजन, ये दो चीजें हमारे पास लायबिलिटीज आती हैं। प्रोविजन वो चीज होती है जिस तरह बैड डेट्स, जो जिन लोगों ने कंपनी को पैसे नहीं देने होते और उनके लिए एक प्रोविजन बनाई जाती है कि इतने लोग कंपनी को पैसे नहीं देंगे। तो यहाँ पे 9,000 रुपए ऐसे हैं जिनकी प्रोविजन बनाई गई है, वो कंपनी के पास अब नहीं आएंगे, उस चीज का एक अंदाजा लगाया गया है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स और प्रोविजन से रिलेटेड हम एक एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि लायबिलिटी का वैसे जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, जब लायबिलिटी को खत्म करेंगे तो उसको हम डेबिट कर देंगे और उसके बदले में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी जो है वो क्रेडिटर्स जो थे वो 1,30,000 रुपए के थे और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स थी वो 9,000 रुपए की थी। अब इन दोनों का जब हमने टोटल किया तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1,39,000 रुपीज से। साथ ही साथ यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड नरेशन को पास कर दिया जिसमें हम लिख दिया कि बीइंग द क्रेडिटर प्रोविजंस
creditor and provision transfer to realization account। अब यहाँ पे तो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो क्या करना है कि परचेज कंसिडरेशन हमने देखनी है कि वो क्या है और उससे रिलेटेड यहाँ पे एंट्री को पास करना है। और परचेज कंसिडरेशन के लिए हम सबसे पहले डिबेंचर से रिलेटेड यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसमें यही लिखा गया था कि कैश पेमेंट 110 रुपये हर डिबेंचर के लिए की गई है। और यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि डिबेंचर कितने हैं, लेकिन ये बताया गया है कि 10% डिबेंचर जो है वो 100 रुपये का एक है और 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। अब डिबेंचर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 5 लाख को 100 रुपए से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 5000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। अब अगर जो है अब डिबेंचर से रिलेटेड कैश कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर के बदले में ₹110 मिल रहे हैं इन कैश। तो यहाँ पे हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो डिबेंचर से रिलेटेड कैश आ जाएगा 5,50,000 रुपए का। उसके बाद शेयर होल्डर से रिलेटेड कुछ इक्विटी शेयर्स हैं, उनके लिए अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि 8 लाख रुपए के शेयर्स हैं जो कि 10 रुपए का एक शेयर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 8 लाख रुपए हैं उसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 80,000 शेयर्स आ जाएंगे। और अब ये जो 80,000 शेयर्स हैं इनके लिए क्या होगा कि इनको 3 शेयर्स मिलेंगे 80,000 शेयर पर, हर शेयर पर 3 नए शेयर मिलेंगे जिनकी जो प्राइस चल रही है वो 5 रुपए के है, लेकिन जो मार्केट में चल रही है वो हमारे लिए कंसर्न्ड है। हमने हमेशा मार्केट वाली प्राइस को उठाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 80,000 शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 शेयर्स के साथ और ₹6 के साथ, तो ये 1.44 मिलियन रुपीस की हमारे पास इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्हीं इक्विटी शेयर से रिलेटेड कुछ कैश की इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके लिए ये कहा जाता है कि 3 रुपए हर शेयर के लिए अली ट्रेडर्स को मिलेंगे। तो यहाँ पे कैश के लिए हमें पता है कि शेयर्स कितने हैं, शेयर्स टोटल 80,000 शेयर्स हैं और उनको 3 रुपए एज अ कैश मिलते रहेंगे। तो जब हम 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2,40,000 रुपए आ जाएंगे कैश के। अब इन तमाम चीजों का और साथ ही साथ में लिक्विडेशन एक्सपेंस को भी परचेज कंसिडरेशन में हम शुमार करेंगे। तो यहाँ पर जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है वो शो हो रहा है 30,000 रुपए का। तो सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पर 30,000 रुपए मजीद लिख देने हैं। अब क्या है कि ये अमाउंट है हमारे पास, एक ये अमाउंट है और ये जो शेयर्स हैं इनको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो रुपीज में हमारे पास 5,50,000 रुपए, 1.44 मिलियन, 2,40,000 रुपए और 30,000 रुपए के लिक्विडेशन एक्सपेंस हैं। अब जब हमने परचेज कंसिडरेशन का टोटल करना है तो ये जो चारों अमाउंट्स हैं इनको हमने ऐड कर देना है। ये 2.26 मिलियन रुपीस की हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ गई है। इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पर इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस बंदे ने हमें कंसिडरेशन देनी है वो हमारा इस वक्त करंट एसेट है, इसलिए हमने क्या करना है कि अहमद ट्रेडर्स को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि तमाम जो एंट्रीज हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में पास करते हैं जब हम खत्म कर रहे होते हैं किसी कंपनी को। तो यहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया और साथ ही नरेशन पास कर दी कि बीइंग द परचेज कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम अहमद लिमिटेड कंपनी, अहमद कंपनी। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि ये जो अहमद ट्रेडर्स को हमने डेबिट किया था क्योंकि ये हमारे पास करंट एसेट बन चुका था, इससे हमने पेमेंट रिसीव करनी थी। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पेमेंट को रिसीव करेंगे। अब जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और साथ ही साथ में शेयर्स इन अहमद ट्रेडर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अगर परचेज कंसिडरेशन में देखा जाए तो ये जो 80,000 शेयर के बदले 3 शेयर मिल रहे थे और 6 रुपए का एक शेयर था, ये जो है ये शेयर होल्डर्स का हिस्सा है इसमें। तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट में सिर्फ वो पैसे जो कि कैश में आ रहे हैं, जैसे कि 5,50,000 रुपए डिबेंचर के थ्रू जो कैश आ रहा था, 2,40,000 रुपए वो जो कैश हमें मिल रहा था शेयर होल्डर्स के बदले, और 30,000 जो लिक्विडेशन एक्सपेंस था, ये तीनों जो कैश हैं ये हम बैंक के थ्रू कलेक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने बैंक को डेबिट कर दिया और इसको हम 8 लाख
20,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। साथ ही साथ शेयर इन अहमद लिमिटेड जो था वो हमारे पास आ जाएगा 1.44 मिलियन रुपीस का। तो इसको हमने डेबिट कर दिया। इसके बदले में अब हम क्रेडिट क्या करेंगे अहमद ट्रेडर्स को, क्योंकि हमने इसको पहले डेबिट किया था, हमने इसको पहले एसेट बनाया था, अब एसेट को खत्म कर रहे हैं तो करंट एसेट को खत्म करने के लिए हम उसको यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे और इन दोनों का टोटल करके अमाउंट लिख देंगे जो कि एग्जैक्टली सेम बन जाएगी परचेज कंसीडरेशन से। उसके बाद जैसे कि अमलगमेशन में हम शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करते थे उसी तरह से यहाँ पे हम डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अमाउंट अब हमारी जो पेएबल है डिबेंचर होल्डर्स को, क्योंकि यहाँ परचेज कंसिडरेशन में डिबेंचर्स को भी हमने ट्रीट किया था, तो जो अमाउंट डिबेंचर से रिलेटेड है वो हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि 10% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, साथ ही साथ रियलाइजेशन अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। अगर डिबेंचर्स को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रही है उसमें 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। जो डिबेंचर्स हैं वो सिर्फ इस 5 लाख रुपए के हकदार हैं। तो हमने क्या किया कि डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपए से और साथ ही साथ हमने क्रेडिट किसको कर देना और साथ ही हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वो किस तरह से कि यहाँ पर 5 लाख रुपए के हमारे पास डिबेंचर्स थे और जो 5,50,000 रुपए हमें कैश रिसीव हो रहे हैं, तो ये 5,50,000 रुपए में जब 5 लाख को लेस किया तो 50,000 रुपए का हमें मिल रहा है प्रॉफिट। तो ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। साथ ही अब डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। 50,000 रुपए से हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और 5,50,000 रुपए से हमने डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक हमने डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड वर्किंग को सीखा। अगली वीडियो में हम जानेंगे मजीद हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और दोनों की जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास कर सकते हैं।